अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पेपर क्रोमेटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करोगे। क्लियर? तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और दूसरा मोबाइल फेज होता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो पेपर के ऊपर जो है वो लिक्विड मूव करेगा। तो जो मूव करेगी चीज उसको हम बोलते हैं वो है मोबाइल फेज। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से अगर समझाऊं ना, ये जैसे ये डायग्राम है बच्चों, जो इंक है ये सैंपल है हमारा। ठीक है, ये सैंपल जो है वो ऊपर मूव करेगा। अब ये जो सैंपल है इसको ऊपर मूव कौन करवाएगा? ये वाला सॉल्वेंट जो बीच में अंदर रखा हुआ है। तो सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये पेपर अब्सॉर्ब करता जाएगा और ये जो इंक है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाएगी और स्पॉट बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है इसको हम बोलेंगे ये है मोबाइल फेज और पेपर जो है ये होगा हमारा स्टेशनरी फेज। क्लियर? तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पेपर जिसको हमने सस्पेंड किया होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में वो हमारा स्टेशनरी फेज है और सॉल्वेंट जो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रहा होता है, जो ऊपर सर्कुलेट करेगा मूव करेगा, वो मोबाइल फेज है। क्लियर? तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। Chromatography is a method used primarily for the separation of a sample of a mixture। तो ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन टेक्निक्स है। मिक्सर के अंदर सैंपल को सेपरेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल्यूट बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी पेपर को यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? ये सोल्यूट है, ये मूव कर रहा होता है बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। क्लियर? तो ये सोल्यूट देखो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने वही बोला हुआ है, इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल्यूट यानी मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में फर्क देख लेते हैं। तो stationary phase may be solid or a liquid supported as a thin film on the surface of an inert solid। यानी जो stationary phase है वो solid भी हो सकती है और liquid भी हो सकती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल पेपर के केस में stationary phase जो है वो liquid है। वो liquid क्यों है वो आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? और अगर आप जो है वो solid stationary phase लोगे तो उसके लिए आप specific term इस्तेमाल करते हो adsorption chromatography। एडजॉर्ब का मतलब क्या होता है कि सरफेस के ऊपर आके लग जाता है, सरफेस के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और लिक्विड स्पोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द इनर्ट सॉलिड। क्लियर? तो सॉलिड जैसे पेपर है, पेपर के ऊपर जो है वो लिक्विड अगर थिन फिल्म है तो स्टेशनरी फेज क्या होगी? लिक्विड होगी। तो स्टेशनरी फेज जो है वो फिर सॉलिड भी हो सकती है लिक्विड के अलावा। और जो मोबाइल फेज है दैट फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, जैसे पेपर है, पेपर स्टेशनरी फेज है, उसके ऊपर सॉल्वेंट जो है वो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? मोबाइल फेज होगा। क्लियर? सो मोबाइल फेज फ्लोइंग ओवर द surface of the stationary phase may be gas or a liquid। clear? Chromatography in which the stationary phase is solid। ये देखो, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी तब जो क्रोमेटोग्राफी होगी उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्ब होना यानी सरफेस के ऊपर आके लग जाना। In this type, a substance leave the mobile phase to become adsorbed on the surface of the solid phase। यानी जो सब्सटेंस होगा मोबाइल फेज से निकलता वो कहाँ चला जाएगा? स्टेशनरी फेज के ऊपर जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आर द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। पहले हमने बोला कि स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड होगी तो उसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? इन दिस टाइप द सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बोथ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। क्लियर? तो ये जैसे ये इंक है, ये जैसे जैसे वाटर जो है वो सॉल्वेंट ऊपर जाता जाएगा, ये इंक ऐसे ऐसे जो है वो पूरे स्टेशनरी फेज पे डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। क्लियर? तो यही बात उसने यहाँ पे बोली है। इन दिस टाइप substances being separated are distributed throughout the both stationary and the mobile phase। clear? So example of the partition chromatography are the paper chromatography and a gas liquid chromatography। तो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको जनरली पहले कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिप्शन इसकी देखेंगे। बीकर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बच्चों ये है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्लियर? सबसे पहले बच्चों हमने पेपर लेना है जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं। क्लियर? पेपर है ये 20 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप होगी। क्लियर? तो एंड से 25 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक स्पॉट लगा देना है उस पेपर पे। क्लियर? उसको ड्राई करना है, उसके बाद उस पेपर को हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रख देना है। क्लियर? अंदर रखना है और ये याद रखना है कि नीचे ना चिपके, नीचे बेस से थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफिक टैंक की बेस पे लगे ना। क्लियर? बिकॉज अंदर सोल्यूशन है ना,
और ऊपर से हमने इसको क्लिपर के साथ जो है वो क्लिप कर देना है या कोई जो है वो हैंग कर देना है किसी चीज से, और क्रोमेटोग्राफिक टैंक को ऊपर से बंद कर देना, कॉर्क लगा देना है। क्लियर? और अंदर है बच्चों सॉल्वेंट पड़ा हुआ, ये सॉल्वेंट जो है वो इस स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा और साथ साथ जिस सैंपल का हमने स्पॉट लगाया वो उसको भी ऊपर लेके जाता जाएगा। क्लियर? और फिर इस तरह जो है वो हमें कुछ स्पॉट्स नजर आएंगे। क्लियर? तो फिर इसको जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे, इस पेपर को, इसको ड्राई करेंगे और इससे फर्दर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सिंपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। entrapped water in cellulose fiber of a paper and the mobile phase which pass over the paper are immiscible। क्लियर? अब एक चीज आप याद रखो, हमने कहा कि इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है। अभी देखो इसने क्या बात बोली है, द entrapped water in a cellulose fiber। पेपर जो है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज के अंदर जो है वो वाटर entrapped है। अब जो वाटर entrapped है, पेपर में जो वाटर होगा entrapped हुआ होगा, वो बेसिकली स्टेशनरी फेज है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगी वो लिक्विड होगी। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। द entrapped water in cellulose fiber of a paper and a mobile phase which pass over the paper are immiscible। ठीक है, ये immiscible होते हैं। The mobile phase is usually an organic liquid। और जो मोबाइल फेज होता है वो यूजुअली क्या होगा, ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। मींस यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। क्लियर? सो देयर आर द थ्री कॉमन वेज ऑफ कैरिंग आउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी, नेमली तीन वेज हैं। एक है हमारे पास असेंडिंग, दूसरा है डिसेंडिंग, तीसरा है रेडियल या सर्कुलर। असेंडिंग का मतलब होता है कि हम जो है वो स्पॉट नीचे लगाएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाएगा। क्लियर? डिसेंडिंग का मतलब होता है स्पॉट ऊपर लगेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। किसी को भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे मेंशन क्या है, असेंडिंग मेंशन है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। क्लियर? असेंडिंग टाइप विल बी डिस्कस हियर। In this technique, the solvent travel upward by capillary action. What is capillary action? Movement of water from the roots to the leaves. पानी आप देते हो पौधों को तो वो रूट्स में देते हो ना, जड़ में देते हो, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है पूरे प्लांट को सर्कुलेट हो जाता है। तो ये जो वाटर की मूवमेंट होती है रूट से लीफ तक, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, ये जो स्पॉट है ये इस मोबाइल फेज की वजह से पूरे पेपर पे जो है वो कलर इसका जो है वो आ गया। तो यहाँ पर उसने वही बोला है, ओनली द असेंडिंग टाइप विल बी डिस्कस हियर। इन दिस टेक्निक सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। तो ये सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा बाय कैपिलरी एक्शन। A solvent mixture specially composed in accordance with the sample to be separated is poured into the chromatographic tank। तो हमने जो है वो सॉल्वेंट मिक्सर जो भी होगा उसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो पोर कर देना है, हमने डाल देना है। क्लियर? कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। और उसके बाद उसने कहा है कि टैंक को जो है वो कवर कर दें ताकि जो है वो होमोजेनाइज हो जाए। वो टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप्स ऑफ वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। तो 20 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप लें। ठीक है, हमने स्ट्रिप ले ली, एक पेपर ले लिया और वो 20 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप है। ठीक है, कौन सा है, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, पेंसिल लेनी है और एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है। लाइन हमने जो है वो कितनी ड्रॉ करनी है, 25 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है किसी एक एंड से। जैसे यहाँ पे देखो ये स्पॉट लगा हुआ है, इस स्पॉट के लगाने से पहले यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, यानी ये देखो इतना सा बस पेपर है नीचे बचा हुआ जिसमें हमने लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस लाइन के ऊपर आपने एक स्पॉट लगा देना है, जो भी आप सैंपल जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। क्लियर? स्पॉट अ पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन। क्लियर? सो स्पॉट अ पॉइंट ऑन अ पेंसिल लाइन विद द सैंपल मिक्सर सॉल्यूशन। क्लियर? तो उस लाइन के ऊपर आपने जो भी सैंपल होगा उसका जो है वो एक पॉइंट लगा देना है, एक डॉट लगा देना है। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है बेसिकली हमने उसको सेपरेट करना है। क्लियर? तो जब आप इसका स्पॉट यहाँ पे लगाओगे, ये मोबाइल फेज जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जो जो कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे ऐसे सेपरेट होते जाएंगे और वो कलर शो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है, to facilitate the identification of the components of the mixture, spots of the noun compounds may also be placed alongside when the spots have dried। अब वो जो डॉट हैं जब वो ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, सस्पेंड द पेपर विद द क्लिप। इस पेपर को हमने उठा के क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो सस्पेंड कर देना है, मतलब लटका देना है और ऊपर से उसको क्लिप के साथ अटैच कर देना है। और कितनी डेप्थ होनी चाहिए, 5 to 6 मिलीमीटर जो है वो अबव होना चाहिए क्रोमेटोग्राफिक टैंक से। क्लियर? उसके बाद उसने कहा कि कवर द टैंक, टैंक को जो है वो कवर कर दें। एज द सॉल्वेंट फ्रंट पासेस द स्पॉट्स। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है यानी मोबाइल फेज जो है वो उस स्पॉट से पास करता जाएगा तो फिर क्या होगा, द सल्यूट बिगिन टू मूव अपवर्ड। वैसे वैसे सल्यूट भी क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सल्यूट विल मूव एट अ डिफरेंट रेट।
तो ये देखो ना, फिर डिफरेंट कलर होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो जब ऊपर की तरफ ये चेंज होता जाएगा, इसका मतलब ये सेपरेट है कंपोनेंट, तभी तो वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ये बोला है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूट विल मूव एट अ डिफरेंट रेट, दिस सेपरेट द मिक्सचर व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज राइजन टू द अबाउट लेंथ ऑफ द पेपर। और जब सॉल्वेंट जो है वो करीबन जो है वो ऊपर पहुंच जाए, पेपर की लेंथ तक सबसे फ्रंट पे चला जाए, उसके बाद उसने कहा कि रिमूव द स्ट्रिप, अब ये स्ट्रिप को उतार दें। मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड अलाउ द स्ट्रिप टू ड्राई। अब आपने क्या करना है, जहां तक सॉल्वेंट गया है ना, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपने पेंसिल से लाइन लगा लेनी है, आपने मार्क कर लेना है कि सॉल्वेंट यहाँ तक जो है वो ट्रेवल किया था। ठीक है, और उसके बाद इस स्ट्रिप को जो है वो ड्राई होने दें। क्लियर है? तो ये देखो इन्होंने डायग्राम बच्चों बनाई है। अगर आप स्पॉट यहाँ पे लगाते हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको हम असेंडिंग मेथड बोलेंगे। अगर स्पॉट ऊपर लगाते हो तो फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, तो इसको हम डिसेंडिंग मेथड बोलेंगे। और कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। लोकेटिंग एजेंट कलरलेस सब्सटेंसेस। अब कुछ सब्सटेंस जो है वो कलर शो करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कलर शो नहीं कर रहे, उनके लिए हम क्या करेंगे। वंस अ पेपर इज ड्राई, जब एक दफा पेपर ड्राई हो जाएगा, द पैटर्न ऑन द पेपर इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राम। तो पेपर के ऊपर जो कलर शो हुए हैं ना, जो पैटर्न बना हुआ, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर इफ कलर्ड कैन विजुअली बी आइडेंटिफाई। ऑब्वियसली बात है, जो कलर्ड होंगे वो तो आप आसानी से देख सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ कलरलेस, लेकिन अगर कलरलेस होंगे, द क्रोमेटोग्राम हैज टू बी developed by the chemical method or a physical technique used to identify the spot। फिर हम इस क्रोमेटोग्राम पे अप्लाई करेंगे केमिकल मेथड या फिजिकल मेथड, ताकि वो कलर जो शो नहीं हो रहे उसको भी तो हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, a very convenient way of visualizing the colorless chromatogram is to see it under the light of the UV lamp। यानी ये जो पेपर है उसको यूवी लैम्प के जो है वो नीचे रख दें, लाइट उस पर पड़ने दें। the spots look colored under the UV light। alternatively a locating agent, clear, फिर क्या होगा कि अगर जब यूवी लाइट पड़ेगी तो वो स्पॉट जो पहले कलर शो नहीं कर रहे थे वो भी कलर शो करना शुरू कर देंगे। क्लियर? या फिर दूसरा और तरीका कौन सा हो सकता है, अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका ये है, लोकेटिंग एजेंट, या हम लोकेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, निनहाइड्रीन है, दैट कैन बी यूज टू लोकेट द स्पॉट्स। तो निनहाइड्रीन भी हम यूज कर सकते हैं उन स्पॉट्स को देखने के लिए जिनका कलर जो है वो नहीं है। क्लियर? अब लोकेटिंग एजेंट बेसिकली होता क्या है, a locating agent is generally a chemical that react with the colorless substances like amino acids to give a color product that are visible for the inspection। clear? तो लोकेटिंग एजेंट क्या करेगा, जिन सब्सटेंसेस के कलर नहीं है, जब ये उनके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उनके जो है वो कलर शो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब हमें जो है वो विजिबल होंगे। क्लियर? तो इन सारी चीजों से आपने बेसिकली किया गया, आपने क्रोमेटोग्राफी का जो है वो सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब आपने इसे आरएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। आरएफ होता है रिटार्डेशन फैक्टर। क्लियर? आरएफ है क्या, रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली है क्या, ईच कंपोनेंट हैज अ स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर। से अब जो हर सैंपल है, हर कंपोनेंट है, उसका सेपरेट रिटार्डेशन फैक्टर है। मतलब एक आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसके अंदर 10 सैंपल निकले, तो उन 10 का रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल each component has a specific retardation factor called RF value। अब RF value आप कैसे फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। ठीक है, ओरिजिनल स्पॉट से डिस्टेंस कंपोनेंट ने कितना ट्रेवल किया वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चों ये पिंक वाला है, हम इसको पिंक को पिंक से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पिंक यहाँ से यहाँ तक गया है। क्लियर? तो इसका ये जो डिस्टेंस है इसको हमने x बोल दिया, और इसको डिवाइड हमने किससे करना है, डिवाइड हमने करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, और टोटल कितना सॉल्वेंट ट्रैवल किया। याद है मैंने आपको ऊपर बोला था कि जितना सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा आपने ऊपर जो है वो मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है। वो क्यों, क्योंकि वो वैल्यू हमें अब यहाँ पे चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास ए सैंपल है, ए में जितना इसने ट्रैवल किया एक्स, वो हमने नोट कर लेना है। ठीक है, और टोटल कितना है सॉल्वेंट, हमने वो वैल्यू देख लेनी है। टोटल सॉल्वेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक गया है, ये देखो पेंसिल से निशान लगाया हुआ है हमने, ये वाली लाइन लगाई हुई है सॉल्वेंट की, तो इसको हम कह देते हैं जी। ठीक है, तो दो का हम आर फाइंड कर रहे हैं, एक हमारे पास सैंपल ए और एक बी है, तो सैंपल ए का जो ट्रेवल है वो एक्स है, और सैंपल बी का जो ट्रेवल है वो क्या है, वाई है। तो एक्स ऊपर इधर आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा, और सॉल्वेंट का तो एक ही ट्रेवल होगा ना, वो क्या है, जी, और वो नीचे हम जी लिख देंगे। ठीक है, so paper chromatography is a convenient way of checking if the substance formed in a chemical reaction is pure or impure using a suitable solvent in which the substance dissolved। Clear? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी उसने कहा है कि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे है ये चेक करने के लिए कि सब्सटेंस जो बना है केमिकल रिएक्शन के दौरान वो प्योर है या नहीं है। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो हम सुटेबल सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। क्लियर? जैसे वो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है।
A pure substance produce one spot on the chromatogram. Clear? तो जो प्योर होगा, क्योंकि वो एक ही चीज है ना, तो वो एक ही स्पॉट बनाएगा, और जो इम्प्योर होगा वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स देगा। तो इट मीन्स दैट कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज है ना, जो डिफरेंट स्पॉट्स दे रही हैं। ठीक है? A pure substance produce one spot on the chromatogram, while the impure substances produce more than one spot. Clear? A paper chromatogram can also be used to identify the substance by comparing them with the noun sample of the pure substances. Clear? तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे रेफरेंस वैल्यू से। तो ऑब्वियसली बात है, एक प्योर कंपाउंड है तो उसकी रेफरेंस आरएफ तो होगी ना, तो उससे हम कंपेयर करके देख लेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आई है। टू सब्सटेंस आर लाइकली टू बी आइडेंटिकल, हैव द सेम आरएफ वैल्यू। एक और चीज, जिनकी आरएफ वैल्यू सेम होगी इट मींस दैट कि वो फिर आइडेंटिकल हैं। क्लियर? सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखो अब। Whatman filter paper which are used in paper chromatography are made from a specially selected cotton cellulose. Clear? इससे बना होता है। Whatman's filter paper number 1 is used for the routine application, and it has a medium retention and a medium flow rate, and its pore size is 11 micrometer. अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? The technique of the chromatography are useful in an organic synthesis. Organic synthesis में इस्तेमाल करते हैं किस लिए? For separation, isolation and purification of the product. अभी हमने कहा ना, सेपरेशन आपने एक कंपोनेंट रखा, एक सैंपल लिया, तो जब मोबाइल फेज मूव करेगा ऊपर तो वो कंपोनेंट जो है, वो सैंपल जो है, अगर तो उसके अंदर इंप्योरिटी होगी तो वो सेपरेट हो जाएगी, बिकॉज डिफरेंट स्पॉट बनेंगे। क्लियर? आइसोलेट भी हो जाएंगे। तो अभी हमने बोला कि प्योरिफिकेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर? Chromatography is very useful for identifying the complicated chemical such as dyes, drugs and pesticides. Clear? तो ये डाइज में यानी कपड़ों को जो कलर वगैरह दिए जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ड्रग्स में, मेडिसिन वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स मीन जो पेस्ट को किल करने के लिए अद्वियात बनाए जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जो चैप्टर नंबर 15 है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।